डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हम गैमेटोजेनेसिस, जिसके पार्ट फर्स्ट यानी स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन क्या होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसका निर्माण कहाँ होता है, कौन कौन सी इसमें अवस्थाएं या प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वो लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें युग्मक जनन के बारे में जान लेना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जनन कोशिकाओं में युग्मकों के जो निर्माण की क्रिया होती है, उस क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन कहते हैं। सभी उच्च श्रेणी के जो प्राणी होते हैं उनमें लिंग विभेद पाया जाता है, यानी नर और मादा दोनों जीव अलग अलग पाए जाते हैं, अतः वे अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो जो नर प्राणी होते हैं उनमें सक्रिय या गतिशील युग्मकों का निर्माण होता है, जिनको हम शुक्राणु कहते हैं, जबकि जो मादा प्राणी होते हैं उनमें बड़े और भोजन युक्त अगतिशील युग्मकों का निर्माण होता है। उन युग्मकों को हम क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। तो जिन कोशिकाओं में या जिन जीवों में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वो नर जीव हो गए, और जिनमें अंडाणु जनन की क्रिया होती है वो मादा जीव हो गए। तो इस अध्याय में हम शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्राणु जनन यानी नर प्राणियों में जनन कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया को हम या इस बिंदु को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना आवश्यक होना चाहिए कि इन शुक्राणु का निर्माण कहाँ और किस कोशिकाओं में होता है। तो जितने भी शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण, जो वृषण होते हैं, ये एक प्रकार के प्रमुख नर जनन अंग होते हैं। इनमें ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। भ्रूणीय विकास के दौरान ही जो प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं होती हैं वो संगठित होकर के, यानी वृषणों में संगठित होकर के एक अनेक प्रकार की कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं बनाते हैं। इन संरचनाओं को हम रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो रेता नलिकाएं वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, और ये जितनी भी सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो परस्पर एक संयोजी ऊतक के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और ये जो रेता नलिकाएं होती हैं इनमें जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा ये एक दूसरे से आश्रित यानी कवर्ड रहती हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स प्राणी होते हैं उनकी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जनन उपकला कोशिकाएं जो रहती हैं, उन कोशिकाओं के बीच में अनेक प्रकार की कायिक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ये जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, ये कायिक कोशिकाएं आपकी सर्टोली कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ये जितनी भी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो विकसित हो रहे जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं इनको अगर हम शेप यानी आकृति के आधार पर देखें तो इनकी आकृति स्तंभाकार होती है, तथा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो रहती हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं उसके द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। वृषण में भी अनेक जो रेता नलिकाएं होती हैं, उन रेता नलिकाओं के मध्य में संयोजी ऊतकों के बीच में अनेक प्रकार की अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन समूहों को हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। और ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं इनका प्रमुख कार्य होता है नर हार्मोन का स्त्रावण करना। नर हार्मोन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो आपका नर हार्मोन होता है। इनका स्त्रावण जो लेडिक सेल्स होती हैं इनके द्वारा किया जाता है। अब आता है कि शुक्राणु जनन की जो क्रिया विधि होती है वो किस प्रकार से होती है। तो शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है वो लगातार कंटिन्यूअस होती है, लेकिन एक प्रकार की जटिल क्रिया है। तो इसको हम अपनी
अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरा पार्ट हो गया इसका स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड होते हैं वो क्रियाशील होकर के स्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। तो ये दो बिंदु हैं जिनके अंतर्गत हम इस शुक्राणुजनन की क्रिया विधि को विवेचित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो रेता नलिकाएँ जो रहती हैं, इनकी आधारी यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस पर अनेक प्रकार की प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं से ही स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। अब हम ये जो स्पर्मेटिड्स की क्रिया है उसको भी हम 3 सब स्टेज में, 3 यानी कि उप अवस्थाओं में हम इसको विवेचित कर सकते हैं। इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। जो पहली होती है गुणन प्रावस्था, दूसरी होती है आपकी वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी होती है आपकी परिपक्वन प्रावस्था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था देखो शब्द से ही पता चल रहा है, संख्या में वृद्धि करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना। इस तरीके से यानी लगातार अनेक प्रकार के विभाजन होते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। उसमें एक प्रकार की कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। तो सभी प्राणियों में शुक्राणु अत्यधिक संख्या में और लगातार बनते रहते हैं, यानी कि इनकी जो एपिथेलियम जनन जर्मिनल सेल्स जो रहती हैं, उनमें जनन कोशिकाओं में अनेक प्रकार के माइटोसिस यानी कि लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है, जिससे इनकी कोशिकाओं की जो संख्या होती है यानी नंबर ऑफ सेल्स में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो इस विभाजन से जो बनने वाली कोशिकाएं होती है वो शुक्राणु मात्र कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उन कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वो कोशिकाएं कहलाती हैं आपकी स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं वो आपकी डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित सेल्स होती हैं। वृषण में इन कोशिकाओं की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बहुत अधिक होती है। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो गया। इसके बाद में फिर उसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होकर के फिर दोबारा एक नई सेल्स बनेगी। वो सेल्स कहलाएगी आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स होती हैं ये आपकी आगे फिर विभाजित होती हैं। इनमें फिर समसूत्री फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर आपके स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार स्पर्मेटोगोनिया जीवन पर्यंत प्राथमिक शुक्राणुजनक यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिकाओं का लगातार निर्माण करती रहती है। और ये भी आपकी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं ये भी आपकी द्विगुणित सेल्स होते हैं। जिस प्रकार से आपकी स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड है, इस प्रकार आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं वो भी आपकी डिप्लॉइड होती है। सेकेंड अवस्था आती है आपकी ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। स्पर्मेटोगोनिया में जब सेकेंड टाइप का या सेकेंड नंबर पे या अंतिम समसूत्री विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप प्राथमिक शुक्राणुजनन कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है, यानी जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनेगी वो सेल्स क्या करते हैं, आकार और आकृति में बड़ी हो जाती हैं, वृद्धि करती हैं। इसीलिए इस अवस्था को हम वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। वृद्धि करके ये अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती हैं। और प्राथमिक शुक्राणुजनन कोशिकाओं में प्राथमिक अंडजनन कोशिकाओं की तुलना में वृद्धि बहुत कम होती है। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें, यानी अंडजनन कोशिकाओं में वृद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन स्पर्मेटोस यानी शुक्राणुजनक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें थोड़ी वृद्धि उसकी तुलना में कम होती है। ये कोशिकाएं इस प्रावस्था में अनेक
सामान्य आकार से दोगुनी बड़ी हो जाती हैं और केंद्रक भी आकार में बड़ा हो जाता है। इस तरह ये जो कोशिकाएं होती है अपने आप को परिपक्व मैच्योर करके विभाजन के लिए तैयार करती हैं। और इस मतलब खास बात है, देखो ग्रोथ फेज में केवल आकार आकृति में ही परिवर्तन हो रहा है और कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन देखो इसमें लाइन स्पष्ट लिखी हुई है कि इस प्रकार या इस अवस्था के दौरान किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है, केवल आकार और आकृति में ही वृद्धि होती है। तीसरी प्रावस्था आती है बच्चों परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। परिपक्वन प्रावस्था में जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स होती हैं, जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, वो उनमें विभाजन होता है और विभाजन होकर के यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है उनमें। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में इनमें अगुणित या हैप्लॉइड स्पर्मेटेड का निर्माण होता है। इस प्रावस्था में दो विभाजन होते हैं। पहला जो फर्स्ट जो आपका सेल डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, जबकि सेकंड नंबर का जो विभाजन होगा मैच्योरेशन फेज के अंतर्गत वो विभाजन होगा आपका समसूत्री विभाजन होगा। देखो इस क्रिया को हम इस फ्लो डायग्राम की सहायता से भी हम समझ सकते हैं कि आपकी जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होती हैं, यानी कि हम देखो इसको फेज वाइज पढ़ते हैं। तीन फेज है हमारी, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं उनमें विभाजन होता है और स्पर्मेटोगोनियम सेल्स का निर्माण हो जाता है। इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में भी समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होकर के उसमें आपका क्या होगा नेक्स्ट सेल्स बनेंगी और उन सेल्स को हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ देखिए ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया है और ये समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस हो रहा है और माइटोसिस होने के बाद में आपका क्या बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन रही हैं। अब इसके बाद में क्या होता है सेकंड फेज आती है आपकी ग्रोथ फेज, ये दिखाई दे रही है आपको। इसमें क्या होता है ग्रोथ फेज के बाद में कि आपकी जो सेल्स होती है उसमें किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन तो नहीं होता है, लेकिन इसकी जो शेप और आकार आकृति है उसमें परिवर्तन होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। इसलिए उसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट सेल्स बनती हैं वो सेल्स कहलाएंगे आपकी यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से क्या बन गया आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स का निर्माण हो गया ये वाला। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि आपकी मैच्योरेशन फेज थर्ड फेज आ जाती है। इस फेज के अंतर्गत क्या होता है कि आपकी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं और इस फेज के अंदर दो प्रकार के आपके सेल डिवीजन होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो तो आपका मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद में आपका अगेन माइटोसिस होता है। तो इस प्रकार इसमें ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये सेल्स दिखाई दे रही हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। शॉर्ट में भी हम फ्लो चार्ट के सहायता से इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखो जो रेता नलिकाएँ होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जहाँ होती है उसमें अनेक प्रकार की प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये समसूत्री विभाजन करती हैं। ठीक है, ये देखो ये समसूत्री विभाजन करती हैं और समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो रहती है वो आपकी द्विगुणित सेल्स होती है। ठीक है, और फिर ये जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन जाती हैं सेल डिवीजन के द्वारा। ये पहली प्रावस्था आपकी गुणन प्रावस्था है। फिर उसके बाद में जो आपकी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट सेल्स का जो निर्माण होता है उनमें आकार में वृद्धि होती है और हालांकि ये भी द्विगुणित सेल्स होती हैं डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, आकार में वृद्धि होती है, इसलिए इस फेज को हम ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। वृद्धि प्रावस्था होने के बाद में जब ये सेल्स आकार में वृद्धि कर लेती है तो नेक्स्ट फेज में चली जाती है जो आपकी परिपक्वन प्रावस्था कहलाती है। इसमें आपका फर्स्ट सेल डिवीजन होता है
या जिसको हम फर्स्ट मैच्योरेशन सेल डिवीजन कहते हैं, ये आपका अर्धसूत्री सेल विभाजन होता है। उसके बाद में द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है, और इसके बाद में ये जो आपकी द्वितीयक या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है, इसमें अगेन एक और सेल डिवीजन होता है जो कि समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार परिपक्वन जो प्रावस्था होती है उसमें दो सेल डिवीजन होते हैं, पहला होता है अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा होता है आपका समसूत्री विभाजन। उसके बाद में हमारे स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। स्पर्मेटिड हमारी एक प्रकार की गोलाकार और अगतिशील संरचना होती है। होता तो वो भी शुक्राणु है, लेकिन वो गोलाकार और अगतिशील होने के कारण उसको हम क्या टर्म्स दे दिया है हम लोगों ने, स्पर्मेटिड्स कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। स्पर्मेटिड का निर्माण होने के बाद उसमें डिफ्रेंशिएशन की प्रावस्था आती है, विभेदन की क्रिया होती है। विभेदन की क्रिया के बाद में उसमें क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो आपका गोलाकार अगतिशील जो शुक्राणु होता है वो आपका गतिशील और सक्रिय अवस्था में आ जाता है। लंबी पूंछ युक्त गतिशील जो स्पर्मेटिड होगा वो आपका कहलाएगा स्पर्म यानी शुक्राणु।